अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका भी। और क्योंकि मैं उनकी बात सुन रहा था, उनकी बात सुनने से मुझे कुछ याद आया। मैं ये कहना चाहता हूं 2 लाइनों में कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहा हूं ये लाइनें कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। मैं दुनिया को बनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले भारत की सेना, उसका आभार, उसका धन्यवाद देना चाहता हूं। दुनिया में साहसी फौजों में गिनती अगर होती है तो हमारी भारत की सेना सबसे आगे दिखाई देगी। उनके पराक्रम पर, उनकी वीरता पर, उनके अदम्य शौर्य पर हमें सबको गर्व है। कोई ऐसा भारतीय नहीं होगा जिसको गर्व न हो। हमें अपनी फौज पर गर्व है और हमें इस बात के लिए भी गर्व है कि जब सेना ने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट कैंप थे उन पर अटैक किया गया। न केवल पाकिस्तानी कैंपों को नष्ट किया गया, बल्कि पाकिस्तानी जो एयर बेस है उन तक पहुंच गए, उनको भी नष्ट किया, ध्वस्त किया। और जब हमारी फौज पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए एक पाठ पढ़ा सकती थी, एक ऐसा संदेश जाता कि भविष्य में पाकिस्तान कभी ये हिम्मत नहीं जुटा पाता। और ऐसा भी लगा हम लोगों को, क्योंकि अध्यक्ष महोदय, जब हम बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों को देखते हैं तो उन चैनलों से ये लग रहा था कि कराची हमारा हो गया है, लाहौर हमारा हो गया है। किसी चैनल ने किसी को ये भी बताया कि हमने उनको पकड़ भी लिया है। जो कमेंट्री, जो विजुअल्स थे, वो ऐसा लग रहा था कि अध्यक्ष महोदय अब पीओके हमारा हो जाएगा। हालांकि सरकार के इंजनों को मैं टकराता हुआ देखता हूं। हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन पीओके के मामले में सभी इंजन हमें एक दिखाई देते हैं। और जहां पीओके पे पहुंचने तक की बात थी, कुछ लोग तो पीओके पर ये कह रहे थे कि हमारा कब्जा हो जाएगा, 6 महीने का केवल हमें मौका मिल जाए। ये अफसर सरकार आखिरकार पीछे कैसे हट गई और क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा? अध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, सरकार ऐलान करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है, बहुत गहरी मित्रता है। और उसका परिणाम ये है कि इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीज फायर आपसे ही स्वीकार कर लेंगे। आखिरकार किस दबाव में ये सरकार स्वीकार कर रही है? वैसे तो अध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, दरअसल वो विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे मुद्दे बने हुए हैं। ये बात अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष की नहीं है, देश की सुरक्षा की है, जनता के जीवन और रक्षा की है। हम सब मिलकर के
कोई ऐसी नीति रणनीति बनाते क्यों नहीं है जिससे सीमाएं हमेशा हमेशा शांत रहें। लेकिन पहलगांव की घटना ने साबित कर दिया है कि लापरवाही देशवासियों की जान ले सकती है। और अभी जब मैं सुन रहा था और बहुत ही उत्तेजित भाषा में जब जवाब मिल रहा था, उत्तेजित भाषा इसीलिए बोल रहे हैं कि जनता सम्मोहित हो जाए, जनता स्वीकार करने लगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आप कितना भी उत्तेजित बोलें, देश की जनता समझ रही है। ये सही है कि जनता के इमोशंस का लाभ आप उठा रहे हैं शासन करने के लिए। जनता का इमोशन का लाभ उठाती है सरकार। मुझे याद है कि जिस दिन पहलगाम हमला हुआ, उस दिन वहां का हर पर्यटक पूछ रहा था, जो पर्यटक पूछ रहे थे कि खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। आखिरकार ये सबके मन में सवाल यही है कि जिस समय घटना हुई, आखिरकार उन्हें बचाने वाला कोई क्यों नहीं था। और जो सरकार ये दावा करती है, 370 के बाद ये कहा सरकार ने कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा। जितने लोग वहां गए वो सरकार के भरोसे पे गए थे, वो सरकार के आश्वासन पे गए थे। और आखिरकार सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सिक्योरिटी लैब्स का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा। और ये जो पहलगांव की घटना हमारे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है। और फिर सरकार को ये जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो। क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की, किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर करके चले गए, कम से कम देश के सामने एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उसका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए। क्योंकि हमारी सीमा पर जो सुरक्षा है, जो रक्षा करने वाले हमारे सेना के लोग हैं, वो हमारी सीमाएं सुरक्षित रखते हैं। लेकिन हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है, और सरकार को कम से कम ये जानकारी देनी चाहिए सदन को, देश की जनता को, कि जिस समय सरकार में ये भारतीय जनता पार्टी आई है और आज जब हम सदन में चर्चा कर रहे हैं तो हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है। कम से कम क्षेत्रफल पता होना चाहिए। क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं, और जो सवाल पर्यटक पूछ रहे थे कि कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, वो जो बाद में ठग साबित होते हैं, जो हमारी रक्षा क्यों नहीं की गई।
पहलगाम के दूसरे दिन की जिस तरह की राजनीतिक कार्टून, क्योंकि जिस तरह का लाभ लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, हम सब ने देखा कि पहलगाम के दूसरे दिन ही जिस तरह का राजनीतिक कार्टून भाजपा के ऑफिशियल हैंडल से पब्लिश किया गया और हमारे द्वारा घोर आपत्ति किए जाने पर हटाया गया, उसने साबित कर दिया कि भाजपा के लोग भी जानते हैं कि दुख की इस घड़ी में उन्होंने देश की भावनाओं के साथ बेहद शर्मनाक खिलवाड़ किया है। भाजपा बताए कि ऐसे संवेदनहीन लोगों के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। ये अति गंभीर प्रश्न है कि जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डाल करके बयान भले बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपा याद रखें, बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता है। पहलगाम के शहीद सैनिक की पत्नी द्वारा देश हित में शांति और सौहार्द की अपील करने पर उनसे जिस तरह का दुर्व्यवहार और उपशब्द कहे गए, उससे हर महिला और सच्चा देश प्रेमी बहुत दुखी है, आहत और शर्मिंदा हुआ है। ये सब जानते हैं कि किन लोगों की हरकत थी। इस संदर्भ में और परिप्रेक्ष्य में हमने महिला आयोग को पुरजोर अपील की थी कि वो नारी की गरिमा के विरुद्ध गलत बयानी करने वालों के खिलाफ केवल शाब्दिक औपचारिकताएं न निभाएं और बल्कि सही से कार्रवाई करें, लेकिन उस पर भी कुछ नहीं किया सरकार ने। पहलगाम की पीड़ित महिलाओं के बारे में कहे गए बयान के लिए निंदनीय शब्द से निंदनीय शब्द तक को आपत्ति होगी। नारी वंदन की जगह नारी का अपमान, निंदा और हर संभव शोषण उत्पीड़न करना ही भाजपा का असली चेहरा है, जो बेहद शर्मनाक है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में एलजी साहब ने कहा कि वो इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन यह नहीं बताया कि फेलियर क्यों हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार का ये जवाब जरूर आए कि फेलियर क्यों हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जो प्रचार किया गया वो भी निंदनीय है। सच तो यह है कि ऑपरेशन सिंदूर का होना ही सरकार की विफलता का प्रतीक है। इससे बड़ी विफलता सरकार की कोई नहीं हो सकती कि अध्यक्ष महोदय हम और आप सब मिल करके बैठ करके सिंदूर ऑपरेशन पर बहस करें, चर्चा करें। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विदेशी लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे रुकवाया है। ये बात कई बार माननीय सदस्यों की तरफ से आई है कि आखिरकार किसने रुकवाया। हमसे हमारी संप्रभुता खंडित हुई है। संप्रभुता ही स्वतंत्रता की सुनिश्चित करती है। इधर आज़ादी के अमृतकाल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उधर हमारी इंटीग्रिटी को चुनौती दी जा रही है। देश की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना पर दुनिया के किसी भी देश ने हमारा साथ नहीं दिया। ये हमारी विदेश नीति का संकट काल है। हमारे पड़ोसी देश या तो अतिक्रमण कर रहे हैं या हमारे साथ नहीं खड़े हैं। और अध्यक्ष महोदय, जो हमारे मंत्री जी हैं जिनका क्षेत्र बिल्कुल सीमा पर है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि आखिरकार पड़ोसी देश कितना हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण कर रहा है। गंभीर नहीं है। समाजवादियों ने हमेशा देश की सरकारों को चिताया है कि असली चुनौती और प्रतिद्वंद्विता किस देश से है, कौन पूर्वोत्तर की सीमाओं में इंक्रोचमेंट कर रहा है। सरकार को ऐसे मामलों में साहस और समझदारी से काम लेना होगा। सीमाओं से समझौता नहीं करना चाहिए। आज सरहदों के साथ देश के कारोबार को भी चुनौती मिल रही है। सरकार को आगे बढ़कर के उसका समाधान करना है, दो कदम पीछे करने नहीं है।
अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों को सुनने में मिलता है, ये सरकार जवाब दे कि आखिरकार जो पाकिस्तान है उसके पीछे कौन सा देश खड़ा है। आखिरकार हमें चीन से उतना ही खतरा है जितना हमारे देश में आतंकवाद से खतरा है। सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के जो फैसले हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो हमारा सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, उसी की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने का काम करते हैं। सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों के लिए गंभीरता से पुनर्विचार करना होगा। हमारा व्यापार कारोबार मजबूत होगा तो कोई हमें चुनौती नहीं दे पाएगा। बात केवल $1 ट्रिलियन की नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की होनी चाहिए। एक तरफ स्वदेशी की नीति को इस प्रकार सरकार ने ताक पर फ्री ट्रेड की बात की है, तो दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग की जगह देश को ट्रेडर कंट्री बनाकर छोड़ दिया है। यही देश के बेरोजगारी की वजह भी है। ट्रेडर्स की मुनाफाखोरी और चंदा वसूली की वजह से महंगाई बढ़ रही है। आर्थिक मामलों में ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार के कारण हर जगह सड़कें और पुल ध्वस्त हो रहे हैं, टंकियां गिर रही हैं और करप्शन जगह जगह लीक होकर के टपक रहा है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस समय पर कि कुल मिलाकर सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर जरूर करना चाहिए। सरकार को अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नीतियों के लिए एफआईआर लाने की ज़रूरत है। वो हर बार ये कहकर नहीं बच सकती कि चूक हुई है, क्योंकि हर बार सरकार ये कोशिश करती है कि इन घटनाओं से बच जाएं हम, केवल चूक कहकर करके। केवल हमारी सीमाएं जो पाकिस्तान से जुड़ी हैं, वहाँ तो आतंकवाद का हमेशा खतरा ही रहता है, लेकिन जो दूसरी सीमाएं हमारे देश की जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हमारे देश को लगातार खतरा बढ़ता चला रहा है। आज अपनी सीमा की स्थिति गलवान से पहले की स्थिति तक भी नहीं लौटी है। जो पहले स्थिति थी वहाँ ये सरकार नहीं पहुँच पाई है। वास्तविक में नियंत्रण रेखा के कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बफर जोन जब भारतीय गश्ती के लिए उपलब्ध नहीं है, तो पूर्वी लद्दाख में अतिरिक्त भारतीय तैनाती जारी है, जिससे सेना को सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमें उम्मीद है कि जब इतने महत्वपूर्ण समय पर बहस हो रही है, तो सरकार अपनी अग्निवीर वाली योजना को वापस लेने का काम करेगी, जिससे कम से कम सेना की कमी, हमें सेना को पूरी की पूरी सेना मिल सके। जनवरी में अपनी वार्षिक प्रेस वार्ता में जब सेना प्रमुख ने से ये पूछा गया, तो उन्होंने जवाब डालते हुए कहा कि गश्ती से जुड़े फैसले अब स्थानीय कमांडरों पर छोड़ दिए गए हैं। जैसे भारत की सीमाओं की पवित्रता अब राजनीतिक नेतृत्व का नहीं, बल्कि स्थानीय सेवा अधिकारियों का मामला रह गया है। इस पे भी सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जहां लगातार हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट हो रहा है। चीन ने भारतीय वाहन निर्माताओं के लिए आवश्यक दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति रोक दी है। सुना है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सुरंग खोदने वाली मशीनें, डीएपी जैसे उर्वरक और यहाँ तक कि कई बड़ी कंपनियों की रणनीति के तहत उनकी सप्लाई रोकने का काम किया है। जहाँ हम एक तरफ आत्मनिर्भर का नारा दे रहे हैं, वहीं हम किस पर निर्भर होते चले जा रहे हैं, ये भी विचार करने का सवाल है। सुनने में आ रहा है कि कुछ महीनों के बाद सरकार बीजिंग में मंत्री अधिकारी सब मिलकर के कोई बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो कूटनीतिक भागदौड़ चल रही है?
कहीं कोई हमारी कमजोरी तो नहीं उजागर कर रही है। इसलिए जहां हमें पाकिस्तान से खतरा है, उसकी सीमाओं से हमारा आतंकवाद आ रहा है, वहीं जो उसके पीछे खड़ा हुआ देश चीन, उससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। और अध्यक्ष महोदय, हम सब समाजवादियों ने कई मौकों पर ये बात रखी और कही कि हमारा खतरा पाकिस्तान से नहीं है, हमारा खतरा है चीन से। न केवल वो हमारी ज़मीन छीन रहा है समय समय पर, बल्कि हमारे बाजार को भी छीनने का काम कर रहा है। इस सरकार को कहीं न कहीं आतंकवाद को और पाकिस्तान को लगाम लगाने के लिए 10 या 15 साल का ऐसा फैसला लेना चाहिए जिससे कि वहाँ से हमारा कारोबार कम होता चला जाए। और अगर हमारा देश महोदय कारोबार कम नहीं होगा तो हम अपने देश को आत्मनिर्भर भी नहीं बना पाएंगे। ये जो आत्मनिर्भर का नारा है, कहीं ऐसा तो नहीं है नारा कुछ व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा हो? क्या व्यापार और राजनीति का संबंध ऐसा हो सकता है कि दोनों एक दूसरे का लाभ उठाएं? और याद रखें कि अगर हमें पाकिस्तान से खतरा है तो चीन राक्षस है, वो हमारी ज़मीन और हमारी बाजार दोनों छीन लेगा। मैं अंत में अपनी बात ख़त्म करने से पहले मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। और मुझे याद है जब पिछली बार चीन से सवाल खड़ा हुआ था, ये सरकार पता नहीं कैसा फैसला लेती है। और मैं अभी विदेश मंत्री जी को जब सुन रहा था तो विदेश मंत्री जी ये कह रहे थे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। हम पुल अच्छे बना रहे हैं, हम सड़कें अच्छी बना रहे हैं, हम ब्रिजेस अच्छे बना रहे हैं। क्या ये सच्चाई है कि जिस तरह का चीन अपने सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, क्या उससे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बन रहा है? इसका जवाब जरूर सरकार दे। वहीं जहां हमारे डिफेंस को स्ट्रेंथन जितना हम करेंगे उतनी हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेंथन होगी। ये जो बजट लगातार कम होता चला जा रहा है, इस बजट को बढ़ाना चाहिए और कम से कम जीडीपी का 3% बजट डिफेंस का होना चाहिए। और जो बजट डिफेंस का हो वो नॉन लैप्सेबल हो, मॉडर्नाइजेशन के लिए फंड हो जिससे कि लैप्स ना करे और हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगातार चलता रहे। जो हमें कई बार आश्वासन मिलता है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, आखिरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए हमें वर्षों क्यों इंतज़ार करना पड़ता है? आखिरकार इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है हमारा, वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट आखिरकार क्यों नहीं होता है? जहां सरकार समय समय पर डिफेंस एक्सपो के नाम पर न केवल भारत बल्कि दुनिया से ये कहती है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करें। आखिरकार डिफेंस एक्सपो के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम के बाद कितना डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आया है? और साथ ही साथ जब आत्मनिर्भर की बात हो तो हमारे देश की अपनी रक्षा करने के लिए हमारे अपने लोग क्यों नहीं तैयार हो रहे हैं? यह सरकार इतना क्यों नहीं जोखिम उठा रही कि हम खुद तैयार हों उन चीज़ों को बनाने के लिए? इसलिए मैं एक बार फिर ये कहता हूँ कि जहाँ पर सेना ने बहुत बहादुरी के साथ अपने पराक्रम के साथ पराक्रम, वीरता और अदम्य शौर्य की जो उन्होंने परिचय दिया, उसके लिए फौज को मैं बधाई देता हूं। लेकिन अभी जब मैं सुन रहा था, ये जो अभी आतंकवादी मारे गए हैं, आतंकवादी मारे जाते हैं, हम सब पक्ष में हैं, लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ आखिरकार कौन उठा रहा है?
क्योंकि मैं अपनी बात खत्म कर रहा था, अध्यक्ष महोदय ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीजों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीजों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि POK हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है, ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगाकर के पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। सही बात।
और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं और जानकारी देना चाहता हूं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी जिस हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, बात खत्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बोलता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बहुत अच्छा मान रहा था कि आप ही मुझे बुलवा के गए थे। मैं फिर बोलता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी की लाइनें हैं ये वाली, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है? इस देश में जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए जिस सड़क पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरकुलिस विमान से उतरे थे, वो हाईवे किसी ने डिजाइन किया था? तो समाजवादी लोगों ने डिजाइन किया था। यूपी में तो डिजाइन हो गया एक और, लेकिन देश में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बन रही जहां पर इमरजेंसी के समय पर एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर सके? और बनाइए, मैं तो कहूंगा कि और बनाइए, और बनाइए, मैं तो कह रहा हूं। और जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है, और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा क्लैरिफिकेशन, अखिलेश जी ने बोला, मैं उसका भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, एक करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं, तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी, फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन ज़मीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, 1 इंच। कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में
1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके। श्रीमती इतफल एक बात बता दीजिए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाडा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,